after stopping dialysis for 30 minutes. 30 minutes के लिए That is for EKTV, cumulative KTV, not for SPKTV. ठीक है जी। और सेकेंड वाले चॉइस में वीनस सैंपल है, जो ब्लड डायलाइजर से बाहर आ रहा है, वहां से सैंपल लेना है, तो दैट्स टोटली इनकरेक्ट जो है। और ये वाला जो है केटीवी के लिए, केटीवी के लिए यूआरआर जो रेशियो है, ब्लड पंप स्लो करके एट रेट ऑफ 100 ml per minute for 15 seconds, then you draw the blood, that's the correct answer. और EKTV के लिए आर्टीरियल सैंपल पोर्ट से ब्लड लेना होता है आफ्टर 30 मिनट्स। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड केटीवी 2.3 सर। 2.3 अगर नो रेजिडुअल किडनी फंक्शन है तो वीकली एसटीडी केटी और वी विल बी 2.3। अगर उसकी 1.4 केटी और वी के साथ 3 डायलिसिस वीकली हो रही हैं। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि 1.4, 1.4, 1.4 3 दफा हुई है, तो क्यूमुलेटिव या टोटल केटी और वी 2.3 से कैसे हो गया? क्या एक डायलिसिस 1.4 केटीवी की हो गई, दूसरी भी 1.4 केटीवी की हो गई, तीसरी 1.4 केटीवी की हो गई, ये तो बन जाएंगे 4.2। तो 2.3 कैसे हुआ? बड़ा सा फॉर्मूला है। ये वाला फार्मूला स्टैंडर्ड केटीवी इज इक्वल टू टिंग 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 टिंग। जी आइडिया है कि नहीं है? वेल स्टैंडर्ड केटीवी वी इज एक्चुअली पूरे वीक की क्यूमुलेटिव डोज कैलकुलेट करते हैं सर, इंक्लूडिंग जो द टाइम इन व्हिच वीकली स्टैंडर्ड केटीवी इज हाइपोथेटिकल वैल्यू कि इफ देयर वाज कंटिन्यूअस क्लियरिंग, ये तो आपकी इंटरमिटेंटली आ रही ना, यहाँ 1.4, 1.4, यहाँ पे 1.4, यहाँ अदरवाइज तो 0 थी, यहाँ भी 0 थी, यहाँ भी 0 थी। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है इन हाइपोथेटिकल वैल्यू एज देयर वाज ए कंटिन्यूअस क्लियरेंस जो है, तो उससे फिर ये आपकी 2.3 आती है वैल्यू, जो कि 1.4 से कम होगी। आपको पता है सीएपीडी के लिए रिकमेंडेड केटीओवी क्या है? सीएपीडी के लिए 1.7 1.7 जो है वो भी लो है, मच लोअर देन दी 1.4 केटीवी जो कि हीमोडायलिसिस के लिए है। वो भी इसलिए लो है कि वो कंटिन्यूस थेरेपी है। इंटरमिटेंट थेरेपी के लिए you have to achieve KTV much higher so that it could compensate for this period when there is no dialysis. Okay? Next. सैन केटीवी हमारे तक पहुंचा ही नहीं था, लेक्चर में तो पहुंचा। सैन के टीवी हमें नहीं पता। सरफेस एरिया वो नॉर्मलाइज SAN is surface area normalized KT और V। जी। कितना है पेशेंट ए का? उन्हें पढ़ना रहता है। ये भी इसका ये फॉर्मूला नजर तो आ रहा है। मैं आपके लिए आसानी कर दूं, इस वेट के साथ और हाइट के साथ इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो था बाय वाटसन फार्मूला वाज 40 लीटर्स, और इस पेशेंट का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाज बाय वाटसन फार्मूला 33 लीटर्स। बढ़िया नहीं तो सी। इधर तक नहीं पहुंचा निशान। जी सर। जी सर एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी फर्स्ट केस में क्या बना था? सर क्या?
सरफेस एरिया नॉर्मलाइज केटी और वी कितना बना है पेशेंट ए में और कितना बना पेशेंट बी में? स्टैंडर्ड केटीवी पर कितना 2.3 डिवाइडेड बाय 20 सर फर्स्ट वाले में 3.3 और चलो वॉल्यूम 33 था 33 इंटू वेट कितना 33 इंटू 70 डिवाइडेड बाय बी ऐसे कितना बेसल सरफेस एरिया कितना 1.79 ठीक। फर्स्ट केस में कितना? 3.3 3.3 और सेकंड केस में वो कर रहे हैं इतनी देर क्या हुई? सर पता नहीं, देखने कोई भी नहीं आया अभी तक। फार्मूला भूल गया। ठीक है, ये फार्मूला दिया हुआ नीचे ना 141 यार 141 है। नहीं, गलत हो गया ना। स्टैंडर्ड केटी और वी over 20 which is the normalization factor multiplied by volume of distribution over body surface area। यहाँ से 70 उतार दे, ये 70 उतार दे, निकाले। डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दे। ठीक है, फिर 33 डिवाइडेड बाय 179 ठीक है 33 डिवाइडेड बाय 179 मल्टीप्लाई बाय 2.02 2.02 सर 2.02 2.1 सेकंड वाले का फर्स्ट वाले का नहीं। 2.02 फर्स्ट वाले का 2.02 मेरे हाथ से क्या हो गया आपको? 2.57 था 2.3 जी सर multiply by volume of distribution which is 40 divided by 20 or divided by surface area 2.3 multiplied by 40 divided by 20 and divided by 1.79 1.9 आ रहा है। अभी भी गलत। सर 2.5 फर्स्ट वाले का 2.57 2.5 आ गया फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का 2.12 2.12 आ गया। दिस वाज द फीमेल पेशेंट। ठीक है, दैट वाज द प्रॉब्लम ट्रबल जो हीमो स्टडी थी उसमें इट वाज रियलाइज के फीमेल पेशेंट में केटी और वी जो अचीव किया जा रहा था 1.4, जिन पेशेंट का 1.4 से ज्यादा केटीवी अचीव हुआ दे डिड बेटर। ठीक है, और उसकी रीजन ये थी कि अगर आप 1.4 ही केटीवी अचीव कर रहे थे पर डायलिसिस तो उनका स्टैंडर्ड केटी और वी जो वीकली था वो एक्चुअली 2.12 था ना कि 2.3। तो दे वर अंडर डायलाइज। फीमेल पेशेंट्स patient with low body weight, children, infants में you have to use this surface area normalized KT और V। अगर आप वॉल्यूम वाला यूज करोगे जो 60% ऑफ द बॉडी वेट या 50% ऑफ द बॉडी वेट मेल या फीमेल कंसीडर करके तो फीमेल दे विल बी अंडर डायलाइज क्योंकि सरफेस ये वाला आपने 2.3 अचीव करना है सरफेस एरिया नॉर्मलाइज। तो ऑब्वियसली फिर इस पेशेंट की डायलिसिस आपको बढ़ानी पड़ेगी 2.12 के बजाय। चले, ये फंक्शन ऑफ द किडनीज आपके सामने कई दफा स्लाइड दिखाई जा चुकी है जी सर और इसमें ये वाली फंक्शन एक्सक्रीटरी एंड रेगुलेटरी फंक्शंस, these are the functions of the kidney which are replaced with the dialysis। ठीक है, और when we talk about KT or V we talk about the small solute removal। ये सारी जो नंबर्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं जी pre-dialysis BUN, taxuria, SPKTV, EKTV, urea reduction ratio, standard KTV, STAN KTV या SFKTV जो है ये सारे के सारे जो हैं they are related to small solute removal। okay? और dialysis में there is other functions of the dialysis। अगर हम सिर्फ KTV की बात करते हैं तो ये बाकी फंक्शंस जो हैं डायलिसिस से जो अचीव होनी चाहिए वी इग्नोर दोस। पहले नंबर पे फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस इज अनदर कंपाउंडिंग फैक्टर। ठीक है, पहला पेशेंट है 60
kg weight है, had 4 hours dialysis in 2 days, एक दिन छोड़ के एक दिन डायलिसिस हो रही थी। और सेकंड पेशेंट है इज आल्सो एनयूरिक, सेम एज, सेम सेक्स, सेम वेट, हैड 2 dialysis in 2 days for 2 hours each। इस पेशेंट की डायलिसिस ज्यादा हुई। सर जिसका 2 आवर्स का हो रहा था 2 आवर्स का हो रहा था। यहाँ जो KT और V अचीव्ड वाज 1.4 और यहाँ ईच डायलिसिस के साथ जो KT और अचीव हुआ दैट वाज 0.7। जी सर समझ आप। और यहाँ पे KT और V था 1.4। तो किस पेशेंट की डायलिसिस ज्यादा हुई? 2 आवर्स का। पहले की दूसरे की या बराबर थी दोनों की? जी सर दूसरे की। दूसरे की। क्यों दूसरे की ज्यादा हुई? सर क्योंकि स्मॉल सेशन में क्या क्लियरेंस मैक्सिमम होती है, इनिशियली ज्यादा होती है जब कंसंट्रेशन सीरम में ज्यादा होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की। ठीक हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। Anuric patient weight 60 kg, twice a week hemodialysis 6 hours each, और dialyzer urea clearance is 240 ml per minute। दूसरा पेशेंट है वो भी एन्यूरिक है और उसकी डायलिसिस 3 times a week 4 hours each, सेम एज, सेम सेक्स, सेम वेट, सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक और सेम डायलाइजर। इस पेशेंट में ज्यादा डायलिसिस हुई सेकंड वाले में, क्योंकि उसमें मैस ट्रांसफर यूरिया MTU, मैस ट्रांसफर यूरिया, ये वाली स्लाइड आपको दिखा रही है कि ये 4 आवर्स की डायलिसिस हुई। फर्स्ट 2 आवर्स में VUN ड्रॉप फ्रॉम 70 to 40। तो ये जो ब्लू शेडेड एरिया है दैट वाज द अमाउंट ऑफ यूरिया रिमूव, मास ट्रांसफर यूरिया यहाँ पे इतनी थी बिकॉज ऑफ हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द ब्लड एंड द डायलिसिस। और लास्ट 2 आवर्स में दिस वाज द MTU मास ट्रांसफर यूरिया, ये थे, ठीक है, मच लेस देन दिस वन। तो ये वाली के बजाय अगर दोबारा नए सिरे से अगले दिन डायलिसिस कर दे तो दोबारा ही इतना एरिया आपको दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को सामने रखते हुए ये स्क्रिबनर gave the idea कि hemodialysis dose should be calculated by hemodialysis hour product, that is a better index of dialysis adequacy than the KTU, ठीक है। और hemodialysis hour product क्या था? HDP was frequency square into time या duration of dialysis each hour, ठीक है। यहाँ पे अगर 6 आवर की डायलिसिस थी, ट्वाइस ए वीक सेशन हो रहे हैं, ठीक है, तो HDP कितना बनेगा? 24। कैसे बन गया? फ्रीक्वेंसी 2 थी, 2 into 2 4, 4 into 6 24। और अगर 4 आवर्स की डायलिसिस हुई है मगर 3 सेशन थे तो HDP बन गया 36। और अगर 2 आवर की डायलिसिस हुई है और 6 सेशन में वीक हो गए तो HDP आपका 72 हो गया। तो होगी तो 12 आवर्स की ही डायलिसिस है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मगर दिस इज 3 times मोर एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज अनदर इम्पॉर्टेंट कंफाउंडिंग फैक्टर जो है कि आपकी जितनी फ्रीक्वेंट डायलिसिस होगी उतने ही ज्यादा आप मास ट्रांसफर यूरिया होगा आपका। और इसी को दूसरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, दिस इज अनदर स्क्वेयर्ड फ्रीक्वेंसी KT और V, SF KT V, ठीक है।
इसमें बजाय वो ड्यूरेशन को KT और V को फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक? तो डायलिसिस की जितना KT और V अचीव होता है उसको फ्रीक्वेंसी से स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर KT और V 1.4 थी, okay? तो SFKT will be 5.6 अगर तो ट्वाइस हो रही है डायलिसिस, और SFKT will be 12.6 अगर 3 टाइम्स वीकली डायलिसिस हो रही है। ठीक है, तो ये भी आपका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ गया कि ये आपने स्क्वायर्ड फ्रीक्वेंसी यूज करनी है। और फ्रीक्वेंसी का भी ख्याल रखना है, ये नहीं है कि KT और V 4 आप अचीव कर लो और डायलिसिस हफ्ते में एक ही करो, तो दैट विल नॉट बी एन एडिक्वेट डायलिसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोफैक्टर अभी तक हम बात करते हैं प्रोटीन इनटेक की। प्रोटीन इनटेक जो है, longitudinal association between dietary protein intake and the survival in hemodialysis patient। ठीक है, और अगर प्रोटीन इनटेक पुअर है तो प्रोटीन एनर्जी malnutrition और इन्फ्लेमेशन कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर morbidity and mortality in this patient। ठीक है, तो प्रोटीन इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्या होता है, हेमोडायलिसिस से यू रिमूव द सॉल्यूट्स, स्मॉल सॉल्यूट्स एक्सेट्रा, मगर उसके साथ न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो रिमूव, स्पेशली दी वाटर सॉल्युबल अमीनो एसिड, विटामिन, एंड आल्सो डायलिसिस इज कैटाबॉलिक, देयर इज इंक्रीज कैटाबॉलिज्म, दैट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन इनटेक कैसे जज करोगे कि कौन सा पेशेंट कितनी प्रोटीन ले रहा है? एनपीके से एक तो आप देखोगे कि प्रोटीन कितनी कैटाबलाइज हुई, प्रोटीन कैटाबॉलिक रेट, उसकी हम बात करते हैं। और PCR जो है, प्रोटीन कैटाबॉलिक रेट हैज बीन शोन टू वेरी डायरेक्टली विद द KT और V, व्हिच इज ऑब्वियसली मेजर ऑफ डायलिसिस एडिक्वेसी। PCR हो गई, मगर PCR कितनी प्रोटीन कैटाबलाइज हुई? एक पेशेंट है 80 kg का है, दूसरा पेशेंट है 30 kg का है, अगर वो भी उतनी प्रोटीन ले रहा है, दूसरा पेशेंट भी उतनी प्रोटीन ले रही है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा उसमें। तो देयरफॉर द प्रोटीन, जो प्रोटीन कैटाबलाइज रेट जो है, दैट इज नॉर्मलाइज्ड टू बॉडी वेट। NPCR इज द प्रोटीन कैटाबॉलिक रेट, PCR normalized to body weight, so which is equal to PCR over the body weight। Okay, optimum target normalized protein catabolic rate NPCR is 1.4 gram per kg per day, और minimum target of NPCR is 1.2 grams per kg per day। अब आपके पेशेंट हैं, कैसे पता चलेगा, क्या करोगे उसको? पहले नंबर पे तो डाइटरी प्रोटीन। ठीक है, एक पेशेंट को कहोगे कि डायरी बनाए जो जो भी खा रहा है, और उससे आप रफली कैलकुलेट कर लोगे जी कितनी प्रोटीन है। एक अंडा खाया है तो 8 ग्राम, 1 आउंस मीट लिया है तो 8 ग्राम, 1 आउंस, 1 कप मिल्क लिया है तो 8 ग्राम प्रोटीन। जो आपकी जो फूड इनटेक से आप कैलकुलेट कर लोगे, एस्टिमेट कर लोगे प्रोटीन इनटेक। मगर साइंटिफिक मेथड इज यू विल मेजर दी प्रोटीन कैटाबॉलिक रेट। और प्रोटीन कैटाबॉलिक रेट कैसे मेजर करोगे? फ्रॉम PNA। PNA इज प्रोटीन इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन अपीयरेंस, कि कितनी नाइट्रोजन अपीयर हुई एक 24 आवर्स में, एक पेशेंट के अंदर कितनी नाइट्रोजन अपीयरेंस हुई, उससे आप PCR कैलकुलेट करें। और आपको पता है कि नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द प्रोटीन इज 16%, या 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन
comes from 6.25 grams of protein. अगर इक्वेशन में नाइट्रोजन जो अपीयर हुई दैट वाज 10 ग्राम, तो 10 into 6.25 आपकी प्रोटीन इनटेक उस पेशेंट की एस्टिमेटेड प्रोटीन इनटेक बन जाएगी। इसको आपने कैलकुलेट मेजर कैसे करना है? 24 आवर एक पेशेंट है, एक पर्सन है, हेल्दी पर्सन इन स्टेडी स्टेट, पीएनए कैसे मेजर करोगे? 24 आवर यूरिन यूरिया नाइट्रोजन आप चेक करवाओ। 24 आवर यूरिन क्रिएटिन तो करवाते हो, 24 आवर यूरिन क्रिएटिन फॉर क्लियरेंस, तो यहाँ पे आप 24 आवर यूरिन यूरिया नाइट्रोजन कराओ प्लस 0.03 per kg is almost fixed extrarenal nitrogen losses from the skin or in the feces. तो ये दोनों ऐड कर लोगे तो आपकी प्रोटीन इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन जो अपीयरेंस हुई है वो आपके पास आ जाएगी, और इसको 6.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी प्रोटीन जितनी कैटाबोलाइज हो गई और बॉडी वेट से डिवाइड कर दोगे तो आपकी MPCR आ गई। ठीक है, ये नीचे आपको यूरिनरी नाइट्रोजन जितनी भी आई मल्टीप्लाई बाई 6.25 मल्टीप्लाई बाई 24, ठीक है, प्लस 0.03 इंटू वेट पर केजी मल्टीप्लाई बाई 6.25, और पहले वाली को आपने 24 आवर्स के लिए करना है। नीचे आपका इंटरवल ऑफ यूरिन कलेक्शन आ जाएगा। अगर ये यूरिन ही 24 आवर्स की कलेक्ट की गई थी तो ये 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यूरिनरी नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाई 6.25 अगर 24 आवर यूरिन की, अगर नाम नहीं करोगे तो 24 ऊपर है, 24 नीचे होगा, कैंसिल हो जाएंगे तो 6.25 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 0.03 को वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी नाइट्रोजन आ गई, 6.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रोटीन आ गई, बॉडी वेट से डिवाइड कर दोगे तो ये वेट कैंसिल हो गया, तो आपके पास 6.25 इंटू 0.03 नॉर्मलाइज पीसीआर होगा जो कि एक्स्ट्रा रीनल सोर्सेज से लॉस हो रहा है। दिस विल बी इक्वल टू 0.22। ठीक है, तो अगर आप एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन की प्रोटीन इनटेक देखनी है तो 24 आवर यूरिन नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाई 6.25 प्लस 0.22 दैट विल बी आपकी नॉर्मलाइज पीसीआर। इसको आप बॉडी वेट से डिवाइड कर दोगे, 24 आवर यूरिन नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाई 6.25 डिवाइड बाई बॉडी वेट, और यहाँ पे ऑलरेडी 0.22 आ जाएगा। क्या हुआ, क्वेश्चन है? नहीं सर। एनयूरिक पेशेंट की जब डायलिसिस हो रही है वहां क्या करना है? आपके डायलिसिस के पेशेंट हैं, उनमें आपने ये पीसीआर देखनी है, एमपीसीआर देखनी है, क्या करोगे? आपको 3 चीजों की जरूरत होगी, पोस्ट डायलिसिस बीजुएन, और उसके बाद प्री डेथ डायलिसिस बीजुएन, और इंटर डायलिसिस इंटरवल कितना था। ठीक है, 44 आवर्स से या 68 आवर्स से। जितना बीजुएन इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग इंटर डायलिसिस इंटरवल वो आपने निकाल लेना है कि ये प्री डायलिसिस वाले बीजुएन में से पोस्ट डायलिसिस वाला बीजुएन निकाल के आपका इंक्रीमेंट इंट्राडायलिटिक इंक्रीज इन बीजुएन ऐड, इसको बॉडी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि दिस इज मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है पहले, फिर इसको बॉडी फ्लूइड से मल्टीप्लाई कर देना है, विच इज 60% ऑफ द बॉडी वेट। जी, ठीक है, और ये वाला वही आ गया जो नॉन रीनल सोर्स है। अगर आप नीचे वाली इक्वेशन में आ जाए कि इंट्राडायलिटिक इंक्रीज इन बीयूएन मल्टीप्लाई बाई बॉडी फ्लूइड 60% ऑफ द बॉडी, 60% टू बॉडी वेट, और
मल्टीप्लाई बाई 24 आवर्स, क्योंकि 24 आवर्स का मालूम करना है हमने, और नीचे इंट्राडायरेटिक इंटरवल कितना होगा, 44 आवर्स है या 46 आवर्स है, और ये वही 0.22 आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, आगे आ जाए, इसको कैलकुलेट कर ले। ये इंक्रीज इन बीवीएन जितनी हुई मल्टीप्लाई बाई 0.001, ये क्या था? ये 0.001 कहां से आया? नहीं आइडिया? नहीं सर। राइट, ये बीयूएन जो इंक्रीज हुआ था, बीयूएन मिलीग्राम पर डेसीलीटर था, जी उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो बीयूएन पर लीटर आ गए, ठीक है। और उसको मिलीग्राम में था, 1000 से डिवाइड कर दिया तो ग्राम्स में आ गए। जी ठीक है? सर। तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर को 10 से मल्टीप्लाई करके मिलीग्राम पर लीटर कर लिया, और 1000 से डिवाइड कर दिया तो मिलीग्राम ग्राम पर लीटर आ गए। उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल बॉडी फ्लूइड से, और फिर वही 24। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे 6.25 के साथ इस फार्मूले में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं बजाय 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0.864 आ जाएगा ऊपर वाली डायग्राम से, और इसका आ गया 0.22। जी ठीक है, तो ये कितनी बन जाएगी? 0.864 और 0.224, जी सर। और इसको आप, ये आपकी आ गया 0.864 मल्टीप्लाई बाई इंट्राडायरेटिक राइज इन बीयूएन जी डिवाइडेड बाई इंट्राडायरेटिक इंटरवल प्लस 0.22, ये NPCR आ गई आपकी। ठीक है, ये आप एन यूरिक पेशेंट के लिए ये फार्मूला यूज करोगे कि इंट्राडायरेटिक इंटरवल में जितना बीयूएन राइज किया फ्रॉम पोस्ट डायलिसिस बीयूएन से नेक्स्ट प्री डायलिसिस बीयूएन तक, उसको मल्टीप्लाई कर दिया बाई 0.864, जी और उसको इंट्राडायरेटिक इंटरवल से डिवाइड कर दिया, प्लस उसमें 0.22 कर दिया, जो कि 24 आवर्स में एक्स्ट्रा रीनल नॉर्मलाइज प्रोटीन कैटाबॉलिक रेट है। ठीक हो गया। जी और अगर एक पेशेंट है जिसकी थोड़ी सी यूरिन आउटपुट भी है, वहां क्या करोगे? वहां क्या करोगे? दोनों फार्मूले यूज करोगे कि ये एन यूरिक वाला जितना था, ठीक है। और उसके बाद जो उसका यूरिन कलेक्ट किया आपने फ्रॉम पोस्ट डायलिसिस टू नेक्स्ट प्री डायलिसिस, उसको जो आपने यूरिन में यूरिया नाइट्रोजन बनी इंट्राडायलिटिक इंटरवल में, वो आपने उसमें ऐड कर देनी। जी तो ये आपको आइडिया हो सकता है कि प्रोटीन इनटेक। ड्रॉबैक क्या है इसमें? एक कंडीशन जरूरी है कि पेशेंट हैज टू बी इन स्टेडी स्टेट। अगर पेशेंट कैटाबॉलिक है तो क्या होगा? उसकी प्रोटीन ज्यादा लॉस होगा। एंडोजिनस प्रोटीन भी कैटाबलाइज होगी, तो ये आपका रिलेटिवली फॉल्सली हाई आएगा। ठीक है। और अगर पेशेंट एनाबॉलिक है, जितनी प्रोटीन इनटेक और उसकी एनाबॉलिज्म भी हो रही है, तो फिर ये एनपीसीआर फॉल्सली लो आएगा। तो इसके लिए एक कंडीशन यही है कि पेशेंट हैज टू बी इन स्टेडी स्टेट। जी सर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डायलिसिस एडिक्वेसी की, वो वॉल्यूम मैनेजमेंट है। ठीक है, सॉल्यूट के बाद, एक्चुअली सॉल्यूट के बाद वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट। Because these two things, so the volume status or blood pressure जो patient का, they have substantial impact on patient symptoms, quality of life and cardiovascular complications. Okay? इसमें क्या कहते हैं कि भी volume excess is invisible threat in dialysis. कॉमन है और कॉस्टली है। ये यूएसए का डाटा है कि एडमिशन फॉर सीएचएफ इन डायलिसिस पेशेंट 22% पेशेंट में पर ही है।
वॉल्यूम ओवरलोड नीडेड एक्यूट डायलिसिस 14% में पर ईयर, और मेडिकेयर की कास्ट ओवर 2.5 ईयर वाज $266 मिलियन। तो कॉस्टली भी है और मॉर्बिडिटी भी बढ़ाता है, क्रिटिकल कंपोनेंट है ऑब्वियसली डायलिसिस की। क्यों होता है कि हीमोडायलिसिस के दौरान देयर इज एक्यूट हीमोडायनेमिक स्ट्रेस, अगर पेशेंट फ्लूइड डिप्लीट हो जाता है, हाइपोवोलीमिया हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, हाइपोवोलीमिया और हाइपोटेंशन की वजह से इस्कीमिक इंजरी हो जाएगी, रिदमियास हो सकते हैं और थर्मल इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। और इंटरडायलिटिक फेज में क्रॉनिक हीमोडायनेमिक स्ट्रेस हो जाती है, फ्लूइड ओवरलोड, हाइपरवोलीमिया, हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव इंजरी, कार्डियक रीमॉडल। तो इस स्लाइड में आपको क्या नजर आ रहा है कि ये दोनों फेजेस में ड्यूरिंग डायलिसिस और इंटर डायलिसिस पीरियड में भी आपको ये वॉल्यूम स्टेटस को मैनेज करना होता है। मोटी मोटी चीजें, वॉल्यूम ओवरलोड या सोडियम एक्सेस से हाइपरटेंशन हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, एनीमिया हो जाएगा, पुअर आउटकम होगी, मॉर्बिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, कास्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, प्रोटीन एनर्जी में न्यूट्रिशन हो सकती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है और स्टिफनेस हो सकती है। और वॉल्यूम डिप्लीशन से हाइपोटेंशन हो सकती है, इस्कीमिक कार्डियक स्टनिंग हो सकती है, पेरिफेरल इस्कीमिया, गट इस्कीमिया, लिवर इस्कीमिया, इसमें भी इन्फ्लेमेशन, दोनों सूरतों में मॉर्बिडिटी यहाँ भी बढ़ जाएगी और आउटकम एडवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ओवरलोड से हाइपरटेंशन होगी, हाइपरटेंशन से एलवीएच हाइपरटेंशन से भी और वॉल्यूम ओवरलोड से भी सेरेब्रोवास्कुलर इवेंट्स होंगे और इन्फ्लेमेशन से आपकी मॉर्टेलिटी बढ़ेगी। यूजुअली साइन जो आप इनएडिक्वेट वॉल्यूम मैनेजमेंट के देखते हो, हाइपरटेंशन, पेरिफेरल एडीमा, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, पल्मोनरी एडीमा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, एलवीएच, इंक्रीज कार्डियोथोरेसिक रेशियो और फेलियर टू अचीव ड्राई वेट जो है, ये आपके पास यूजुअली साइंस है विच यू लुक फॉर वॉल्यूम ओवरलोड के लिए। और वॉल्यूम असेसमेंट के लिए ये मैंने डिस्कस नहीं करने, मगर सबसे पहले हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन है, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द टोटल बॉडी वाटर है, ये दो मेथड है, एथेनॉल डाइल्यूशन मेथड है और ऑनलाइन ड्यूटेरियम डाइल्यूशन टेक्निक है, और इसमें काफी इक्विपमेंट की जरूरत होती है, आम फीजिबल नहीं है। नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड है, बीएनपी या ये प्रो बीएनपी और एएनपी या कोपेप्टिन। कोपेप्टिन क्या है? कोपेप्टिन क्या है? याददाश्त का इम्तहान लो आप लोगों की का जी सर। नहीं पढ़ा है। वेजोप्रेसिन का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है आपका ना, वेजोप्रेसिन की हाफ लाइफ इतनी शॉर्ट है कि वो वेजोप्रेसिन में ये नहीं की जाती, बल्कि उसका ये जो है प्रोडक्ट जो है, एंड प्रोडक्ट जो है कोपेप्टिन, वो मेजर की जाता है। अगर पेशेंट में वॉल्यूम डिप्लीशन होगी तो कोपेप्टिन हाई होगी। रिलेटिव प्लाज्मा वॉल्यूम मॉनिटरिंग, ठीक है, हीमोग्लोबिन बेस्ड है, हेमाटोक्रिट बेस्ड है या टोटल प्रोटीन बेस्ड है। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, ठीक है, और फिर इंस्ट्रूमेंटल असेसमेंट है जिसमें बायो इम्पीडेंस एनालिसिस है, इंफीरियर वेना केवा डायमीटर है, लंग कॉमेट्स है या सोडियम एमआरआई है। तो ये वॉल्यूम स्टेटस को असेस करने के जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, ज्यादातर प्रैक्टिकली मगर हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद ये रिलेटिव प्लाज्मा वॉल्यूम मॉनिटरिंग। रिलेटिव प्लाज्मा मॉनिटरिंग क्या बुला है? आपके पास 2008H अगर मशीन है फरजीनस की, उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है, BVM ब्लड वॉल्यूम मॉनिटर, ठीक है, वो आपने चेक करना है उसमें।
तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंट्रावास्कुलर स्पेस वाला फ्लूइड है, डायलिसिस आप कर रहे हो, यूएफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन की फ्लूइड यहां से रिमूव किया है, ठीक है। और जैसे जैसे फ्लूइड रिमूव करते जाओगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज मोबिलाइज्ड इनटू द इंट्रावास्कुलर स्पेस और आपकी एचसीटी या प्रोटीन कंसंट्रेशन रिमेन्स नियर नॉर्मल, ठीक है। और जैसे ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्स्ट्रा जो है खत्म हो जाता है, मोबिलाइजेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस से खत्म हो जाएगी और फर्दर रिमूवल ऑफ फ्लूइड से हीमो कंसंट्रेशन होगी, हेमाटोक्रिट जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो जो मशीन में गैजेट्स होती हैं, ठीक है, एक ऑप्टिकल डिवाइस जो एक तरफ से रेज भेजती है, दूसरी तरफ सेंसर है जो ऑप्टिकल डेंसिटी ब्लड की नोट करता है और रिलेटिव चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी को परसेंटेज चेंज इन दी वॉल्यूम ग्राफ बना देता है। ये आपका ब्लड वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये आप फ्लूइड रिमूव किए जा रहे हो फ्लूइड, और आपकी हेमाटोक्रिट हीमोग्लोबिन बढ़ती जा रही है। यहां पे जाके हेमाटोक्रिट जो है सडनली बढ़ी, 10% इंक्रीज कर गई, दैट मीन्स 10% लॉस ऑफ इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम, और इस लेवल पे पेशेंट बिकेम हाइपोटेंसिव। तो ये क्रिट जो है इस लेवल पे, ये 10% जो इंक्रीज थी, दैट इज लेबल्ड एज क्रैश क्रिट। इतनी परसेंट इंक्रीज हेमाटोक्रिट में होने पे पेशेंट ने क्रैश कर जाना है। जब आप पेशेंट की अल्ट्राफिल्ट्रेशन कर रहे हो तो उससे पहले ही 8-9% इंक्रीज इन हेमाटोक्रिट से आप अल्ट्राफिल्ट्रेशन को स्टॉप कर दोगे बिफोर द पेशेंट गेट टू द क्रैश क्रिट लेवल। यूवोलीमिक और नॉर्मोटेंसिव पेशेंट का होना इंतहाई जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए चंद मैनुअल जो है कि डायरेक्टली सोडियम रिस्ट्रिक्शन, अवॉइडेंस ऑफ लार्ज इंट्राडायलिटिक वेट गेन, इंक्रीजिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन विद डायलिसिस, और या प्रोलॉन्ग डायलिसिस टाइम कर दें या एडिशनल डायलिसिस सेशन दे दें। इफ द पेशेंट हैज रेजिडुअल किडनी फंक्शन तो यूज ऑफ डाययूरेटिक्स, अवॉइडेंस ऑफ हाई सोडियम डायलिसिस, ठीक है। ये भी प्रैक्टिस की जाती है कि इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन को अवॉइड करने के लिए डायलिसेट का सोडियम बढ़ा जाता है, तो उससे भी पॉजिटिव सोडियम बैलेंस में चला जाए पेशेंट, और डायलिसिस के बाद फिर ही स्टार्ट ड्रिंकिंग इन मोर फ्लूइड। और सोडियम मॉडलिंग भी अवॉइड करनी है। और एक चीज का ख्याल रखना है कि यूएफ पर रेट जो है not to exceed 13 ml per kg per hour, क्योंकि स्टडीज हैव शोन कि इस रेट से ज्यादा अगर रैपिडली अल्ट्राफिल्ट्रेशन करते हो तो हाई चांसेस ऑफ पेशेंट गेटिंग हाइपोटेंशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंफाउंडिंग फैक्टर है डायलिसिस की एडिक्वेसी में, दैट इज द रेजिडुअल किडनी फंक्शन, ठीक है। रेजिडुअल किडनी फंक्शन की एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो ये केटी और वी की जब हम बात करते हैं तो ये वीकली टी कितना हो जाता है? 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 7 डेज, 10080 मिनट्स पर वीक, ठीक है। और ये कंटिन्यूस डायलिसिस है। दूसरे नंबर पे मिडल मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन बाउंड सॉल्यूट्स भी उसी रेशो से, उसी कंसेंट्रेशन में रिमूव होंगे जिसमें स्मॉल सॉल्यूट रिमूव होने। वॉल्यूम मैनेजमेंट बिकम इजी, एंडोक्राइन फंक्शन भी आपको मिल सकती है और इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस हो जाएगी। चलिए अब आप आए यहाँ पे। पेशेंट ए एनयूरिक, weight is 50 kg, 3 times a week dialysis, और weekly STD KT or V is 2.3 और single pool KT or V is 1.4 in each dialysis. Patient B, native kidney GFR is 1 ml per minute, 3 times a week dialysis हो रही है, वही डायलाइजर है, और इसका SP KT or V is 1.1 in each dialysis. ऊपर वाले का 1.4 था SpKT ईच टाइम और दूसरे का SpKT इज 1.1।
कौन सा, पेशेंट ए इज गेटिंग मोर डायलिसिस या पेशेंट बी इज गेटिंग मोर डायलिसिस या बोथ आर गेटिंग इक्वल डायलिसिस? जल्दी से। GFR लेकिन सिर्फ 1 है, 1 ml per minute। मुझे सवाल का जवाब चाहिए। जी सर। ए बी सी। सर पेशेंट बी। सेकंड चांस। आई थिंक बोथ ही बोल दे। सर 1 ml रेस्पिरेटरी फंक्शन है तो मतलब ठीक है। इसमें बी 1 ml पर मिनट। 1800। वीकली कितने हो गए? 1080। 10 लीटर। 10। और यहाँ क्या था? 50 kg वेट है। जी सर, और एन यूरिक है। वॉल्यूम कितना हो गया? 30 30। 30 over 10। 30 over 10। 0.3। 0.3। जी सर, 0.3। 30 over 10 नहीं, 3 सर, 30 over बी नीचे आएगी, 0.3 आएगा ना। 10 over 30 10 over 30 is 0.3। 0.3 तो 1.1 plus 1.3 0.3 1.1 plus 0.3 1.4 हो गई। जी सर, हो गई। फिर दोनों की फिर बराबर डायलिसिस होगी, मगर यहाँ हमने 3 घंटे की डायलिसिस कर रहे थे, यहाँ 4 घंटे की डायलिसिस कर रहे थे। टाइम इसलिए नहीं बताया था कि इसलिए इसका SpKTO कम था। तो 1 ml GFR का भी बेनिफिट मिल गया, प्लस एडिशनल बेनिफिट ऑफ मिडल मॉलिक्यूलर लार्जर मॉलिक्यूलर क्लियरेंस और एंडोक्राइन फंक्शन की चीज है। ऑलराइट, अब आपने रेजिडुअल किडनी फंक्शन की प्रिजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। हमारे यूरोलॉजिस्ट भाई जो हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड किडनी है, GFR 2, 3 है, 4 है, 5 है, तो हाथ उठा लेंगे कि कुछ नहीं, हमें ऑब्स्ट्रक्शन लीव करने की जरूरत नहीं, इसकी आप डायलिसिस स्टार्ट कर दें। और यहाँ आपने देखा कि 1 ml भी GFR हो तो कितनी हेल्पफुल है। तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये 2-3 GFR मीन्स मे बी 1 लेस डायलिसिस पर वीक, या बेटर आउटकम इज 1 or 2 ml GFR एक्स्ट्रा जो है, ठीक है, वो उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करें। ये मत सोचें कि 1 या 2 ml GFR है और पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस पे है तो हमें उसका कुछ नहीं करना, ऐसी गलती ना करें। ठीक है। अग्रेसिव अब पेशेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ underlying condition if possible, aggressive blood control to target values per current guidelines, treatment of hyperlipidemia, aggressive glycemic control, avoidance of nephrotoxins, or use of renal angiotensin system blockers, और diabetic patient में use of sodium glucose co-transporter inhibitors। ये डायलिसिस के पेशेंट जिनमें अभी भी थोड़ी बहुत रेजिडुअल किडनी फंक्शन है, यू ट्राई टू प्रिजर्व दैट किडनी फंक्शन बाय दीज मेथड्स। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, दैट इज इंक्रीमेंटल डायलिसिस। व्हाट इज दैट? व्हाट इज इंक्रीमेंटल डायलिसिस? Additional dialysis। as we need it। इंक्रीमेंटल डायलिसिस में आप मुझे ये बताइए कि इन दी पैथोजेनेसिस ऑफ CKD, पैथोजेनेसिस ऑफ CKD सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? प्रोग्रेशन ऑफ CKD में इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का है? प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया के अलावा
हाइपरफिल्ट्रेशन है कंट्रोल। हाइपरफिल्ट्रेशन, हाइपरट्रॉफी, ठीक है। हाइपरट्रॉफी, हाइपरफिल्ट्रेशन। ब्रिकर था सबसे पहले इन 70s में जिसने ट्रेड ऑफ हाइपोथेसिस दिया था कि जो रेजिडुअल नेफ्रॉन हैं उनकी हाइपर फंक्शनिंग और हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जी। They try to maintain the GFR by hyperfunctioning hypertrophy। मगर ट्रेड ऑफ हमें क्या करना पड़ता है उसके बजाय, उसके बदले में प्राइस क्या पे करनी पड़ती है? मोर वियर टियर ऑफ द ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ठीक है। अब हाइपर फिल्ट्रेशन में इस चीज का रोल है। हाइपर फिल्ट्रेशन क्यों होती है फॉर रिमेनिंग नेफ्रॉन से? इंक्रीज ऑस्मोटिक लोड, इंक्रीज वॉल्यूम। और अगर पेशेंट की जीएफआर कम हो सकती है तो आप उस वक्त उसकी एक डायलिसिस वीकली स्टार्ट कर दें। ठीक है। जो एक्सेसिव लोड आप डायलिसिस से भी रिमूव कर लें तो किडनी पे लोड कम हो जाएगा, हाइपरफिल्ट्रेशन कम हो जाएगी और जो रेजिडुअल किडनी फंक्शन थोड़ी बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। आप एक डायलिसिस वंस ए वीक स्टार्ट कर दें, फ्रीक्वेंसी डायलिसिस। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, जब फर्दर डिक्रीज हो जाती है किडनी फंक्शन तो फिर 2 दफा कर दें, और जब बिल्कुल खत्म हो जाती है किडनी फंक्शन तो फिर आप 3 टाइम्स इंक्रीज करते हो। इस तरीके से 1 से स्टार्ट करते हो, बिल्कुल एन यूरोन के पे 3 टाइम्स वीक डायलिसिस मस्ट स्टार्ट करें। अर्ली डायलिसिस स्टार्ट करने से यू कुड प्रिजर्व द रेजिडुअल किडनी फंक्शन। दिस इज द मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि जल्दी स्टार्ट कर लें। एक डायलिसिस से पेशेंट आदी होता जाता है। इसे वो कहते हैं ना कि ट्रांजिशन फ्रॉम प्री ESRD स्टेज टू ESRD स्टेज जो है डायलिसिस वाली स्टेज पे इज सीमलेस रादर देन कैटास्ट्रॉफिक। पेशेंट जैसे आपके पास आता है बिल्कुल ही यूरिमिक स्टेट में तो फिर आपको डायलिसिस स्टार्ट करनी पड़ती है। मगर जहां कहीं पेशेंट यू आर फॉलोइंग फॉर CKD उसकी डायलिसिस अर्ली 1 वीक आप स्टार्ट कर दें, जब तक उसका गुजारा हो सकता है 1 वीक से उसकी रेजिडुअल किडनी फंक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तो दिस इज इंक्रीमेंटल डायलिसिस। अब यहाँ पे अब आपके सिर्फ केडो की गाइडलाइंस क्या कहती है? ठीक है, ये 215 है, लेटेस्ट गाइडलाइंस इसके बाद नहीं आई। ये क्या रिकमेंड करती हैं? पहले नंबर पे तो टारगेट सिंगल पूल KTOV 1.4 पर डायलिसिस if the patients are treated thrice a week। थ्राइस अ वीक। अगर आप पेशेंट ट्वाइस ए वीक ट्रीट कर रहे हो there is no fun in getting KTOV 1.5 क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। आपने 1.4 KTV तब अचीव करना है अगर आप 3 टाइम्स ए वीक अचीव कर रहे हैं और विद मिनिमम 1.2। अब अगर आप ट्वाइस ए वीक डायलिसिस कर रहे हो तो कम से कम 1.8 आपका KTOV पर डायलिसिस होना चाहिए। मगर जो अभी आपने डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी डज मैटर। तो 2 दफा हफ्ते में डायलिसिस से आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और जो फ्रीक्वेंसी स्क्योर्ड या हीमोडायलिसिस आवर प्रोडक्ट है वो आपका कम हो जाएगा। रेजिडुअल किडनी फंक्शन है तो फिर ठीक है, उसके मुताबिक आप कम कर दो। अगर 2 ml GFR है पेशेंट की, ठीक है, उससे कितनी KTOV मिलेगा? 0.6। 0.6 मिल जाएगा। 3 ml है तो 0.9 मिल जाएगा। तो वो उसको आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। ठीक है। हीमोडायलिसिस स्केड्यूल्स अदर देन थ्राइस ए वीक, फिर आपके पास टारगेट स्टैंडर्ड वीकली KTOV शुड बी 2.3 वॉल्यूम्स पर वीक और मिनिमम ऑफ लिवर डोज ऑफ 2.1। ठीक है। अगर आप 2 दफा कर रहे हो या 4 दफा कर रहे हो फिर आपको स्टैंडर्ड KTOV यूज करें।
मिनिमम अगर तो पेशेंट की रेजुअल किडनी फंक्शन लेस देन 2 ml पर मिनट है तो मिनिमम 3 आवर्स, एनयूरिक है तो मिनिमम 4 आवर्स। अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेट जो है पर ईच हेमोडायलिसिस सेशन आपको बताना होगा। ऑप्टिमम बैलेंस हैज टू बी अचीव्ड अमंग अचीविंग द यूवेलेमिया, adequate blood pressure control and solute clearance while minimizing hemodynamic instability and intradialytic symptoms. Longer hemodialysis treatments for patients with larger weight gain जिनको हाई अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेट की जरूरत पड़ती है, पुअरली कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, डिफिकल्टी इन अचीविंग ड्राई वेट है या पुअर मेटाबॉलिक कंट्रोल है, तो वहां आप लॉन्गर डायलिसिस करनी पड़ेगी और बायोकम्पैटिबल और लो फ्लक्स हीमोडायलिसिस मगर हाई एफिशिएंसी डायलिसिस यूज करेंगे। तो नक्शल में adequate dialysis is treatment that eradicates symptoms and signs of uremia and results in full rehabilitation of the patient and improvement in survival. और इसमें मल्टी डायमेंशनल मेजर्स का नोट करनी होगी। स्मॉल सॉल्यूट रिमूवल, मिडल मॉलिक्यूल क्लियरेंस, जिसके लिए रेजुअल किडनी फंक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट वन। Adequate nutrition, protein catabolic rate of 1.4 kg per day, fluid status control करना है, hypertension control करना है, रेजुअल किडनी फंक्शन प्रिजर्व करनी है, मिनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है, कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर्स को इम्प्रूव करना है और पेशेंट्स रिपोर्टेड आउटकम। पेशेंट शुड कम अप विद सेइंग दैट आई एम फीलिंग वेल। तो अब यहाँ पे एक छोटी स्लाइड दिया गई कि एडिक्वेट डायलिसिस में कम से कम ये दो कंपोनेंट जो है अपने, एडिक्वेट सॉल्यूट रिमूवल और एडिक्वेट फ्लूइड रिमूवल, दैट इज द मस्ट, ठीक है। और उसके अलावा एडजुवेंट थेरापीज जो भी हमने डिस्कस की है, एनीमिया है, बोन मिनरल डिजीज है, न्यूट्रिशन है, सीवीडी है, डीएम है, और एडिक्वेट सॉल्यूट रिमूवल के लिए भी सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव तो पेशेंट आपको बताएगा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में है आपके पास नंबर्स हैं, आई विल कम टू दोस। और इसी तरह एडिक्वेट फ्लूइड रिमूवल में आपके पास सब्जेक्टिव है, पेशेंट भी बताएगा ठीक है मेरा कोई सांस भराव नहीं फूलता, कोई स्वेलिंग नहीं होती, कंफर्टेबल फील करता हूँ। और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स है वो जो 11 डिफरेंट मेथड्स बताए थे कि वॉल्यूम स्टेटस को चेक करने के लिए। अब एडिक्वेटली डायलाइज पेशेंट कौन होगा? नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर विद मिनिमम एंटीहाइपरटेंसिव मेडिकेशन, नॉर्मलाइज कैल्शियम फॉस्फेट प्रोडक्ट विद नीदर फॉस्फेट इनहिबिटर्स और बाइंडर्स नॉर कैल्शियम सप्लीमेंट। तो इन सप्लीमेंट्स के नॉर्मलाइज हो जाए तो क्या बात। Absence of intradialytic symptoms such as hypotension, cramps or nausea. Absence of interdialytic symptoms. No interference with the ability to hold a job. Patient intake, protein intake under the patient's free will. Neither alkalotic है nor acidotic है. No evidence of LVH. Hematocrit between 32 to 36%. No dialysis related or access related hospitalization. Normal triglycerides. No evidence of amyloidosis. Long-term preservation of residual kidney function or life expectancy approximately that of living related donor transplant. Inflammation near normal or cause adequate. ठीक है। अब इसमें से आप पैरामीटर्स नोट करें, जरा कागज पेंसिल पकड़ लें। ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, लिखते जाए। जी सर लिख रहे हैं। नॉर्मल कैल्शियम फॉस्फेट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए?
लेस देन 55, 55। ठीक है। इंट्राडायलिटिक सिम्टम्स के हाइपोटेंशन, क्रैम्प्स, नादिया, यस या नो। जी इंटरडायलिटिक सिम्टम्स यस या नो, रीमा है, नादिया है, वॉमिटिंग है, डिस्निया है, ये सारे। ठीक है जॉब कर रहा है पेशेंट या जॉबलेस है। जी प्रोटीन इनटेक नॉर्मल है या रिस्ट्रिक्टेड है। एसिड बेस स्टेटस क्या है। जी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है या नहीं है। ठीक है हेमाटोग्राफ इस रेंज में है या नहीं है, जी ठीक है। और ट्राइग्लिसराइड लेवल, एमिलोइडोसिस को भी छोड़ दे, ये अगले वाले छोड़ दे। 1 2 3 4 5 ये 10-12 पैरामीटर जो हैं, ये आप एक क्वेश्चनर बना लें या एक परफॉर्मा बना लें, ठीक है ठीक है। यस या नो, जी सर ठीक है। और हर एक जो फेवरेबल आउटकम जो है उसको नंबर दे दें, 1 और 0 दे दें। अगर वो नहीं है तो टोटल देखें, आउट ऑफ 12 जो है आपके हर पेशेंट जो है कितना स्कोर उसका बनता है, ठीक है कि नियर एडिक्वेट डायलिसिस कितने पेशेंट की हो रही है, जी सर ठीक है। आप 5 10 15 पेशेंट का वो परफॉर्मा फिल कीजिए, ये पैरामीटर, तो आप वो जो जब आप करोगे बार बार तो क्वेश्चन फिगर टेस्ट पे हो जाएगा कि क्या पैरामीटर्स होने चाहिए एडिक्वेटली डायलाइज पेशेंट में, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर और लास्टली जो है आपका एडिक्वेट डायलिसिस जो है 3 चीजें हैं, बाय नंबर्स जिसमें ऑब्वियसली केटीओवी आ जाती है, बाय सब्जेक्टिव मेजर्स, ठीक है, कि पेशेंट क्या बताता है आपको, पेशेंट रिलेटेड आउटकम जो है, पेशेंट क्या फील करता है, और बाय फिजिकल वेलबींग जो है ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स आपकी, जिसमें वॉल्यूम स्टेटस, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म, एनीमिया, एनपीसीआर, सीवीडी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो ये आपकी ईएसआरडी की एडिक्वेट मैनेजमेंट में एडिक्वेट डायलिसिस के साथ एनीमिया, बीपी, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, बोन मिनरल डिजीज, एडिक्वेट सॉल्यूट रिमूवल और एडिक्वेट ये गुड न्यूट्रिशन और अंडरलाइंग डिजीज की और डायबिटीज नाइट्रस और सीवीडी की मैनेजमेंट, ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि पेशेंट आपका एडिक्वेटली मैनेज हो जाए। जी डायलिसिस की प्रिस्क्रिप्शन जब आप लिख के देते हो तो ये चीजें, टाइम, डायलाइजर कौन सा यूज करना है, ब्लड फ्लो आपने बतानी भी है और उसको चेक भी करना है कि उतनी ब्लड फ्लो अचीव हो रही है कि नहीं हो रही, जी सर ठीक है। आप जब राउंड करते हो डायलिसिस रूम में तो नजर मारे कि कौन से पेशेंट की जो ब्लड फ्लो 300 से ज्यादा है, ठीक है और अगर किसी की नहीं 300 से ज्यादा तो लोग फादी की एक्सेस प्रॉब्लम है कोई, उसको करेक्ट करें। डायलिसिस फ्लो रेट, अब किस मोस्ट ऑफ द मशीनें दे आर सेट एज 500 ml, तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। डायलिसिस कंसंट्रेट, उसमें स्पेशली आपको सोडियम और बाइकार्बोनेट का बताना होता है, कैल्शियम का भी बताना पड़ेगा अगर हाइपरकैल्सीमिया है या हाइपरकैलीमिया है तो कम या ज्यादा करना पड़ेगा। और हेपरिन एंटीकोगुलेशन, ठीक है। आप नॉट ऑलवेज नीडेड, आप सेलाइन बोलिसिस भी दे सकते हो अगर आप देख रहे हो कि ब्लड क्लॉट हो रहा है, या फिर मिनिमम डोज ऑफ हेपरिन, ठीक है और फिर ड्राई वेट या अल्ट्राफिल्ट्रेशन गोल भी आपको बताना होगा हर पेशेंट का कि कितना आपने अल्ट्राफिल्ट्रेशन करनी है। आमतौर पर क्या होता है, क्या करते हो, 6 महीने पहले या 3 महीने पहले जो उनका ड्राई वेट असेस हुआ था उसी के मुताबिक वो डायलिसिस नर्सिस जो है, टेक्नीशियन जो है, तो एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालते जाते हैं, जी मगर ये एक डायनेमिक सिचुएशन है जिसमें ड्राई वेट जो है फ्रीक्वेंटली असेस होना सर चाहिए। कितना फ्रीक्वेंटली असेस करना चाहिए ड्राई वेट को? आप मंथली तो कम से कम करें ना, ठीक है ठीक है। एनी क्वेश्चन? जी सर एक क्वेश्चन है
जी सर जो हमारे पास एक्यूटली पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में प्रेजेंट करता है और हम उसका डे 1 के ऊपर सपोज डायलिसिस करवाते हैं और उसके ऊपर हम लोग 3 लीटर्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट का जो ओवरलोड जो है वो परसिस्ट करता है, फिर हम अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हाल ही करवाएंगे तो वो हमें कितनी देर के बाद करवानी चाहिए? विदिन 24 आवर्स के बाद या 12 आवर्स ये के बाद? बात आपके पास ऐसे सिचुएशन, जी ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट ड्यूरिंग डायलिसिस तो आपकी क्वेश्चन चाहिए कि ये 13 ml पर केजी पर आवर से आगे ना जाए, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल मगर आइसोलेटेड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जी ठीक है, दिस इज 13 ml पर केजी वाला रेट जो है दैट इज विद डायलिसिस। अगर आप आइसोलेटेड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहे हो तो वो आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो। आई हैव रिमूव्ड 5-6 liters in one dialysis जो है खाली आइसोलेटेड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, ठीक है। अगर इतना ज्यादा पेशेंट है, आपका ओवरलोड है, जी, जी। तो आप उसकी आइसोलेटेड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर दें पहले, ठीक है, और उसके बाद 2 घंटे की डायलिसिस कर दें। जी ठीक है, आइसोलेटेड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से क्या होगा? सर आइसोलेटेड अल्ट्राफिल्ट्रेशन करने की इंडिकेशंस क्या है? डायलिसिस से पहले करनी चाहिए या डायलिसिस के बाद? दोनों कर सकते हो, आई प्रेफर कि भी डायलिसिस से पहले करें, क्योंकि वो सॉल्यूट वगैरह ज्यादा अभी ब्लड के अंदर ही होते हैं, जी बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। तो डायलिसिस से पहले करें, मगर अगर आपके पास पेशेंट है सीवियर हाइपरकैलेमिया वगैरह भी है तो फिर आप बाद में भी डायलिसिस पहले भी कर सकते ठीक हैं। है, जी तो आप उसकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अगर इतना ज्यादा पेशेंट से फुलमिनेंट पल्मोनरी एडीमा में है, फ्लूइड रिमूव करना है आपने, जी सर, तो आप आइसोलेटेड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर दें, डायलिसिस रोक लें। ठीक है, जब फ्लूइड रिमूव हो जाए तो फिर सीक्वेंशियल डायलिसिस बोलते हैं, सीक्वेंशियल डायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फॉलोड बाय हीमोडायलिसिस। और डिपेंडिंग अपॉन द हीमोडायनामिक्स, द पेशेंट का वेट क्या है और ब्लड प्रेशर क्या है, जो सब्सिक्वेंट हीमोडायलिसिस करनी है, दैट कैन बी डन विद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या विदाउट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जी ठीक है, पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विद जीरो हीमोडायलिसिस और बाद में हीमोडायलिसिस विद जीरो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये पेशेंट आमतौर पर बेहतर टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आपने हीमोडायलिसिस विद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की है, पेशेंट अभी भी फ्लूइड ओवरलोड है, जी। नेक्स्ट डे आप दोबारा कर सकते हो डायलिसिस, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, कोई स्पेसिफिक हाँ। आवर्स तो नहीं है कि हमें 24 आवर्स के बाद ही करना पड़ेगा नेक्स्ट अल्ट्रा नहीं फिल्ट्रेशन? नहीं, जल्दी भी कर सकते हो, अगर जरूरत है जी, तो 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद भी कर सकते हो। ठीक है। और सर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मैक्सिमम रेट कितना रख सकते हैं हम, अगर सिर्फ मैंने आइसोलेटेड बताया यूएस ना कर रहे हैं हम आपको लोग? कि ये तो डायलिसिस के साथ है तो शुड नॉट बी मोर देन 13 ml पर केजी, मगर अगर आइसोलेटेड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उसमें आप ज्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, कितना रख सकते हैं सर पर आदमी? आपकी मशीन जितनी अलाउ करे, आप 15-20 भी कर सकते हो। अब आपके पास एक चीज, रैपिड डायलिसिस क्यों नहीं करते, या फर्स्ट डायलिसिस जब होती है क्यों नहीं करते? सर डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम ना हो जाए इस वजह से। डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम क्यों होना है? क्योंकि रैपिड रिमूवल हो जानी है यूरिया की। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज होगी। जी बिल्कुल, जब आइसोलेटेड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करोगे तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है पेशेंट में क्या होगी? सेम रहेगी, सेम रहेगी। वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। यूरिया का लेवल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना फ्लूइड रिमूव किया उसमें उतना ही यूरिया आपने रिमूव किया है। ठीक है, मगर जब डिफ्यूजन करोगे तो उसमें आपका वाटर ज्यादा रिमूव होगा और ये यूरिया वगैरह Solutes ज्यादा ज्यादा रिमूव remove होगा। तो आइसोलेटेड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपको डिसइक्विलिब्रियम का मसला नहीं होगा, जी मगर एक चीज का आपने फिर भी ख्याल करना है कि जब आप फ्लूइड रिमूव कर रहे हो तो पेशेंट को हाइपोटेंशन नहीं होगी सिर्फ इस कंडीशन में अगर पेशेंट मोबिलाइज करता जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में। जी ठीक है, बिल्कुल। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर ये पेशेंट आइसोलेटेड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी हाइपरटेंशन में जाएंगे, हाइपोटेंशन हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। चांसेस कम क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? किस चीज़ के चांसेस सर? आइसोलेटेड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से आपका इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट जो है कम कॉम्प्रोमाइज होता है जी रिलेटिवली, इसलिए कि प्रोटीन कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगी, जी ठीक है, हाँ ऑनकॉटिक सही। प्रेशर ब्लड में बढ़ेगा, सिर्फ ठीक है। फ्लूइड रिमूव किया आपने, प्रोटीन रिमूव नहीं की। बिल्कुल ठीक है जी, जब ब्लड के अंदर ऑनकॉटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वो फैसिलिटेट करेगा ट्रांसकैपिलरी शिफ्ट को, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में जी ठीक है, शिफ्ट करने के लिए।
तो इसलिए वो थोड़ा सा सेफ हो जाता है, ठीक है। मगर इतना भी सेफ नहीं होता। वो तो आपको पेशेंट को मॉनिटर करना ही पड़ेगा कि अगर वो हाइपरटेंशन की टेंडेंसी हो रही है तो आप इंटरमीडिएट यूएफ कर दें, जी सर। यूएफ रोक दें, थोड़ी सी डायलिसिस कर दें 0 पे, फिर अल्ट्राफिल्ट्रेशन करनी शुरू कर दें घंटे आधे घंटे बाद। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जी सर, ठीक है। एक क्वेश्चन, सोडियम प्रोफाइलिंग की इंडिकेशंस क्या हैं, वो कब करेंगे? सोडियम प्रोफाइलिंग की इंडिकेशन मैंने अभी कुछ कहा था आज, न्यू हॉस्पिटल। और पहले दिन भी कहा था जब हमने इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन की बात की थी कि सोडियम प्रोफाइलिंग टू बी अवॉइडेड। वाटर प्रोफाइलिंग के साथ करते हैं। ठीक है, सोडियम प्रोफाइलिंग अवॉइड क्यों करनी है कि सोडियम प्रोफाइलिंग जब आप सोडियम बढ़ाओगे जी सर। और अगर बाकी उतने ही पीरियड में उतना ही कम सोडियम नहीं करते तो पेशेंट आपका पॉजिटिव सोडियम बैलेंस में चला जाएगा। ठीक है। तो वो फिर इंट्राडायलिटिक वेट गेन उसका बढ़ेगा और नेक्स्ट टाइम फिर आपको प्रॉब्लम होगी उसका फ्लूइड रिमूव करने की। ठीक है। अगर हम उसे कम तो अवॉइड करें सोडियम प्रोफाइलिंग जहां तक हो सके। ठीक सर एक जो सोडियम यूएफ प्रोफाइलिंग हम करते होते हैं कि बाय द एंड ऑफ डायलिसिस वो सोडियम को लो करके मेंटेन कर लेता है, वो मुझे तो वही कर मैं बात सकते कर हैं। रहा हूँ ना, आप वो सोडियम प्रोफाइलिंग वही करोगे कि फर्स्ट हाफ में अगर आपने सोडियम 140 के बजाय 145 कर दिया तो सेकंड हाफ में 145 के बजाय 135 करोगे, उतना सर ये ही तो ऑटोमेटेड होता है। ऑटोमेटिक होता है। मगर उसमें इंश्योर करें आपके पास 6 मोड्स हैं। अगर आप वापस जाओगे मशीन में चेक करोगे कि सोडियम और यूएफ प्रोफाइलिंग के कितने मोड हैं वहाँ पे, फिक्स है सर। ठीक है। तो वो आपने दोनों फिर अकॉर्डिंगली करने हैं कि जिस वक्त आपने सोडियम ज्यादा किया उस वक्त अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी ज्यादा करनी है, और जिस वक्त सोडियम कम किया उस वक्त अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी कम करनी है। वेरी राइट। ठीक है। तो यूजली इसको अब क्या होता क्या है कि सोडियम ज्यादा चला जाता है, ठीक है। तो उससे फिर वो इंट्राडायलिटिक वेट गेन आपका बढ़ जाता है, नेक्स्ट टाइम फिर प्रॉब्लम होगी फ्लूइड रिमूव करने में। सही है। और सर एक और उससे question- बेहतर है आप सिक्वेंशियल डायलिसिस कर लें ठीक है सर। अच्छा, सर, या एक एक्स्ट्रा और- डायलिसिस एक कर लें। ठीक है जी सर। एक और क्वेश्चन है हाँ जी। सर, आपने अभी कहा था कि इंक्रीमेंटल डायलिसिस जो है वो रेजिडुअल रीनल फंक्शन को प्रिजर्व करता है। जी सर लेकिन हम लोग जब AKI के पेशेंट्स हैं उनमें हम लोग डायलिसिस जो फर्स्ट इनिशियल डायलिसिस है उसे हम लोग अवॉइड कर रहे होते हैं जब तक कोई इंडिकेशन ना हो, क्योंकि वो भी जो डायलिसिस है वो रेजिडुअल रीनल फंक्शन को कम करता है, कंसिडरिंग कि ब्लड इन कांटेक्ट आएगा डायलिसिस मेम्ब्रेन के साथ और ल्यूकोसाइड एक्टिवेशन होगी, कोएगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट होगा, साइटोकाइंस रिलीज होंगे, तो वो बेसिकली रेजिडुअल रीनल फंक्शन को कम नहीं करेगा। नहीं, वहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी डेप्थ डिफरेंस हो रही, ठीक और एक्यूट किडनी इंजरी में या एक्यूट किडनी में डायलिसिस ले नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, क्योंकि जितनी उसकी मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकोगे उतनी उसकी आउटकम बेहतर होगी। जी जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस को एडवांस करके डायलिसिस करोगे तो आउटकम आपकी वर्स हो जाएगी। तो डिले नहीं करनी चाहिए एक्यूट किडनी इंजरी में। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। और वो एक्यूट किडनी इंजरी से सेपरेट सब्जेक्ट है हीमोडायलिसिस पे, जी, क्रॉनिक ठीक है। हीमोडायलिसिस का और एक्यूट का। ठीक है। एक्यूट में आप डायलिसिस स्टार्ट करोगे ताकि मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि किसी वक्त भी सडनली हो सकती है, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब्रप्टली कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि आधी रात को पल्मोनरी एडीमा हो गया, आधी रात को हाइपरथीमिया सीवियर हो गया, फिर भागे फिरोगे। जी तो इससे बेहतर है कि आप जल्दी स्टार्ट कर दें। ठीक है सर। नेक्स्ट और कुछ? सर बस। अब मुझे जो टॉप मतीन है जी सर इधर ही। हैं? जी सर इधर हो जी। मतीन, आपने जो मुझे टॉपिक दिए थे मेरे ख्याल में वो खत्म हो गए। चलें सर, वो नई लिस्ट बना के सर आपको भेज देते हैं। आने वाले सारे जी जितने टॉपिक दिए थे मैंने सारे कवर कर दिए। वो सर कल नई लिस्ट भेज देंगे सर आपको। नहीं, मैंने कहा सर लिस्ट टॉपिक ही भेज देंगे। पूछ लेने चाहिए भी तो बस काफी है। नहीं सर चाहिए। सेपरेट नहीं हुए? हाँ सर, अभी सर जीएन भी रहता है, जीएन सारा डाइट रहती है, सर ने कहा था डाइट। जीएन और डाइट का भी आपने कहा था कि डाइट का भी बताएंगे सर। चलो पूछ लीजिए मुझे, फिर आप करता करके। ठीक है सर। ये दूसरे लोग कहाँ हैं? फिर जाग रहा है कि सोए हुए हैं? कौन सर? कौन सर? नो निस्टर
कौन? हेलो गुलाम अब्बास सर, गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास, कोई टॉपिक आपको चाहिए होगा तो वो भेज दीजिए, मेल कर दीजिए। ठीक है सर, वो मैं गुलाम अब्बास से, ये औरंगजेब से, सबसे पूछ के ना जो नई लिस्ट है ना वो फिर आपको जो टॉपिक उधर से पूछ ले, अनीस से, और जी। टॉपिक फैसला करके मुझे कल तक दे दीजिए। जी सर, नीस साहब से, औरंगजेब से, ये गुलाम अब्बास से पूछ के ना सर। चलो ठीक है, और चलिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? सर CRRT पढ़ना है हम लोगों ने? CRT में पढ़ना जरूर चाहिए। तो सर उसमें वो सर अभी अगला आपको पढ़ाना लेक्चर है? CRT पे। हाँ सर, वो तब तक अगला आपकी- अगला कर लेते हैं। अगला सर CRT पे कर दें। हाँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर होनी चाहिए, आपने करनी तो नहीं है मगर आपको पता होना चाहिए। जी सर, ठीक ठीक है सर। तो आप बाकी जो है टॉपिक पे बता दें। वो सर आपको मैं दूंगा जवाब। ठीक है सर। जी सर, थैंक यू सर, शुक्रिया आपका। अब हम देखने चलेंगे, चलेंगे। ये रेड जो होता है इसका चले जाते हैं, ये जो ऊपर मैंने की वीडियो सर बाकी चले गए, मैं इधर ही हूँ भी। अच्छा, नहीं सर इधर हम भी इधर ही है सर। चलो ठीक है, 6 से वाले भी इधर है सर। ओके बेटा। सर थैंक यू सर, आपका शुक्रिया बहुत बहुत, हाफिज। थैंक यू। CRT पे अगला क्या होना? CRRT पे वो वे पूरी टाइम dialysis सर, और post dialysis सर टाइम से पूछना था क्योंकि अगले रोजे हैं ना। सर ने कहा था रोजे में करना है। सर डाइट कितने की भूख बजे? लग जानी है, बस उसका मसला है। 2:30 बजे भूख लग जानी है। अच्छा डाइट के ऊपर हमें भूख लगी है, वो केले और खजूरें खा रहे हैं। लेक्चर में भी आ जाती है।